हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और जैसा कि आप लोगों का एनडीए एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया होगा उस एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी आए और ठीक ठाक क्वेश्चन से आराम से आप उसमें स्कोर कर सकते हो। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेनली मैं डिस्कस करूंगा जनरल साइंस के टॉपिक को। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखा जाए और उन्हें डिटेल में एनालिसिस किया जाए। और एक आप लोगों के लिए एक सूचना कि अगर आप हमारे विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के एनडीए 2026 के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप यूट्यूब से अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। चलिए अब मैं एक एक करके आपको क्वेश्चंस के साथ मुलाकात करवाता हूँ। तो एक एक करके हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं फिजिक्स के सेक्शन में बातें करूंगा। एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है। क्या बोला गया है, चलिए इसे देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, जो कि दिया गया है 0.5 मीटर। तो फोकल लेंथ दिया गया है हमें क्या, 0.5 मीटर। तो इसके सामने हम नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि ये कॉनकेव लेंस के बारे में बातें करी जा रही है इसलिए। और हमसे पूछा गया है पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये मीटर में दिया गया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1/0.5 जो कि डिवाइड करके हमारा आता है -2.0 डायोप्टर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 52 को देखा जाए। क्या बोला गया है, द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स। मतलब क्या बोला गया है कि किस रूल से हम डिटरमाइन करते हैं अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। तो बहुत ही आसान सा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी डायरेक्ट निकल के आएगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम डिटरमाइन करते थे कि क्या डिटरमाइन करते थे हम, फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को, इन सभी को डिटरमाइन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है 1 पार्सेक इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अबाउट। 1 पार्सेक की जो वैल्यू होती है वो नियरली कितनी होती है। तो 1 पार्सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 × 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, उनको भी मैं आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व करके दिखा दूंगा। और ये पेपर बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है और मुझे जो दिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में बातें करी जाए। क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। तो हमें क्या ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है किसके रिगार्डिंग। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ए में क्या बोला गया है, द नेट फोर्स ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दी बॉडीज एक्सेलेरेशन। सही बात है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन होता है, बात तो सही है क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन हुआ करता है इसलिए। द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज द सेम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। सही बात है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे बॉडी में एक्सेलेरेशन उसी डायरेक्शन में मिलेगा। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये भी सही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये भी हमने पढ़ रखा था। तो ये भी सही स्टेटमेंट निकल के आ गया। लास्ट स्टेटमेंट, द नेट फोर्स ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दी बॉडीज मोमेंटम। नहीं, चेंज इन मोमेंटम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉडी के मोमेंटम का नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और रॉन्ग स्टेटमेंट हमें ढूंढने को बोला गया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 310 केल्विन टू 340 केल्विन। द टेम्परेचर इंक्रीज इन डिग्री सेल्सियस। तो हमें इस टेम्परेचर इंक्रीज को डिग्री सेल्सियस में ढूंढ के निकालना है। तो देखिए चेंज इन टेम्परेचर वो डिग्री सेल्सियस में हो, फ़ारेनहाइट में हो, या फिर वो आप केल्विन में लेके कैलकुलेट करो, ये सेम ही होगा। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा आ रहा है 310 और 340 के बीच, जो कि डिफरेंस हमारा आ रहा है 30 का। तो यहाँ पर भी चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 को भी हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया है, चलिए इसे भी देखा जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द वर्क डन बाय नेगेटिव ऑन ए बॉडी इज नॉट करेक्ट। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी एक बॉडी पे, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो बाय द बॉडी। सही बात है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन
द वर्टिकल डिस्टेंस सेपरेटिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ये भी सही बात है, मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है। अगर आपने इन लेक्चर्स को, अगर आप NDA 2026 के एस्पेरेंट हो और आप इस लेक्चर को एक नॉलेज के लिए देखना चाहते हो, तो आप ज़रूर से हमारे जो भी वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे उसे एक बार ज़रूर चेक करिए और हमारे विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो बाय द बॉडी। नहीं, पाथ पे डिपेंड नहीं होता है, पाथ इंडिपेंडेंट बोलते हैं इसे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा गया था, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर भी मैं लास्ट स्टेटमेंट को एक बार जरूर देखूंगा। वर्क डन इज जीरो इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली टू ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही बात है ये भी, कि क्योंकि ये तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो हाइट में डिफरेंस नहीं आएगा, तो वर्क डन भी जीरो ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से ढूंढना है। प्रेशर हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। प्रेशर का मैग्नीट्यूड तो होता है मगर डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। एज वी गो डीपर इन द लिक्विड द प्रेशर डिक्रीज। नहीं, जितना हम लिक्विड में डीपर जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन सेम बॉडी। सेम ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन फोर्स काम नहीं करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम किया करते थे। इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? द राइट स्टेटमेंट इज पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट द सेम यूनिट, जो कि हमारा प्रेशर का यूनिट बन के आता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेडिएशन में क्रॉसपॉन्ड टू एक्सरे। एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है लगभग वो 1 नैनोमीटर के आसपास होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, इन टेलीस्कोप कंपेयर टू द आईपीस लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस लेंस द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़। तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर कंपेयर करने को बोला जा रहा है। तो देखिए, लार्जर फोकल लेंथ होता है और लार्जर अपर्चर भी होता है। लार्जर क्या होता है? फोकल लेंथ, और लार्जर अपर्चर भी होता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा लार्जर फोकल लेंथ, लार्जर अपर्चर, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 60 पे? क्वेश्चन नंबर 60 पे बोला गया है द एनर्जी ई ऑफ ए फोटोन कैन बी एक्सप्रेस एज एच न्यू। ठीक है, द एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ एच एज द सेम एज दैट ऑफ। तो एच का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी हम लोग कह सकते हैं, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। और डायमेंशन ऑफ एच जो है वो सेम किसका होगा? तो डायमेंशन ऑफ एच जो है वो सेम होगा एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा हमारा कौन सा? प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज एच का। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में बातें करी जाए। क्या बोला गया है? द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है, कोई बात नहीं है। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वर्क डन बाय द फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। इज इन द सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। द परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर अगर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स तो 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी? 0। तो इस केस में ये सही स्टेटमेंट साबित हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ऑप्शन सी। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मैंने आपको क्लास में काफ़ी बार ये बता रखा था। देखिए, सभी सिंगल वर्ड और बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले हैं, या अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला जो कि आपको बहुत ज़्यादा फंसा पाए। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेज़र -250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मापने के लिए हम इसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो हम लोग थर्मोकपल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं इतने लो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में चला जाए। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। मतलब आपको क्या करना है, लिक्विड से आप वेपर बना रहे हो तो मतलब आपको क्या देना होगा, आपको लेटेंट हीट देना होगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोर करेक्टली हम बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। मगर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देकर के आपको वहाँ पर भी कंफ्यूज किया जा सकता था। तो कम कंफ्यूज करते हुए क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 में बातें करी जाए, क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 65 में? चलिए देख लेता हूँ उसे भी। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन ओपन वेसल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है? तो बॉइलिंग पॉइंट आने पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये भी हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 66 को जरा ध्यान से देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरफेस टेंशन इज करेक्ट? इट इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, बिल्कुल सही। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 67 पे? ए बॉडी सिंक इन वाटर व्हेन, तो बॉडी पानी में कब सिंक कर जाएगा, कब डूब जाएगा? तो व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द बॉडी। अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बॉडी फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। जब डेंसिटी ऑफ वाटर कम होगा जिस बॉडी को आपने पानी में फेंका, तो वो बॉडी सिंक कर जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो 67 का हमारा आंसर ऑप्शन बी। 68 में क्या बोला गया है? वाई ए फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स द हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग बॉल। तो देखिए जब भी कोई फील्डर एक फास्ट मूविंग बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पुल बैक करता है, ताकि उसके हाथ में इम्पैक्ट कम हो, ताकि उसके हाथ में क्या हो, इम्पैक्ट कम हो। और इम्पल्स को वो एक्चुअली कम करने के लिए करता है ना। तो इम्पल्स को कम करने के लिए तो यहाँ पर इम्पल्स तो नहीं बोला गया है, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन को मान सकते हैं। तो एक्सेलरेशन को रिड्यूस करने के लिए तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज टू रिड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनर वाटर अपेयर्स टू बी राइज। तो आप जब भी किसी कंटेनर में पानी भर करके उसके बॉटम को देखोगे तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ेगा, जितना कि उसका एक्चुअल हाइट नहीं है उससे ज़्यादा ऊपर वो दिखाई देता है। तो ये फिनोमेना क्यों होता है? तो ये हम जानते हैं कि ये फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो रिफ्रैक्शन ध्यान से पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सिर्फ एक ही स्पेलिंग का फ़र्क है, जहाँ पर गलतियाँ हो जाती है। तो आंसर होगा हमारा 69 का ऑप्शन बी, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सोनार क्या है? कई बार बता रखा है मैंने। सोनार नेविगेशन और रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है ना। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को ही हम क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बहुत ही आसानी से हमने फाइंड कर लिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ किस लाइट की होती है? तो सबसे बड़ी होती है रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव। मैंने बताया था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्स, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। तो रेडियो तो यहाँ पर है नहीं, तो फिर माइक्रो हो सकता है। तो माइक्रो को हम साथ में लेकर चलेंगे और हमारा 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ माइक्रोवेव। इन सभी चीज़ों को मैंने क्लास में काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बार करा रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस ठीक ठाक मुझे लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे बातें करी जाए। 72, फॉर ए मटेरियल अंडर स्टैटिक कंडीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है एक मटेरियल के लिए अंडर स्टैटिक कंडीशन? ए इंसुलेटर कैन बी चार्ज, ठीक है, इनसे चार्ज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए परफेक्ट कंडक्टर कैन बी चार्ज, परफेक्ट कंडक्टर कैन बी चार्ज, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ परफेक्ट कंडक्टर ने इसी भी इंसुलेटर चार्ज होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन ए, दैट इज ए इंसुलेटर कैन बी चार्ज। क्वेश्चन नंबर 73, अभी तक हम फिजिक्स में ही है, फिर मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहे, पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आपको जरूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, पर्सन को करीब का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट
द पर्सन सफरिंग फ्रॉम, तो ऐसे पर्सन को हम क्या करते थे, मायोपिया, और इसके लिए हम लोग नेगेटिव पावर वाला लेंस लगाया करते थे जिसका नाम था कॉनकेव लेंस। ये इस टाइप का लेंस लगाया करते थे, और मैंने आपको पावर कैलकुलेट करना फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 74, द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व फॉर ए सिस्टम विच इज़, एक सिस्टम के लिए एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा अगर वो सिस्टम क्या है, तो अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो ही एनर्जी कंजर्व होगा, वरना उसका एनर्जी जो है, उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा आंसर बन जाएगा बहुत ही आसानी से ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, देखिए जरा, देखूँ जरा, तो हमने शुरुआत करा था क्वेश्चन नंबर 51 से, 51 से 75 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला गया है, सपोज ए बॉल ऑफ मास m थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट A एंड इट रीच अप टू हाइट B, ठीक है, एंड रिटर्न बैक टू द A, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ऐसे कंडीशन के लिए हमें पूछा जा रहा है। तो इसमें से बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B, तो A जो है वो हाइट कुछ और है, ये A हाइट है, ये यहाँ तक गया मान लीजिए B, फिर घूम के आ गया A पे, तो इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम तो नहीं हो सकता। फिर से बोला गया काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ए इज सेम, यहाँ पर दोनों में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस तो हो ही जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, हमें ये बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही पूरा लूज़ करके यहाँ पर आकर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर ऑप्शन सी। तो इसी के साथ हमने फिजिक्स के आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री क्वेश्चन को डिस्कस करना, उसके फिर मैं बायोलॉजी क्वेश्चन को करूँगा, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 से शुरुआत होती है केमिस्ट्री की। मैं जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं बता दूँ जरा, ये कौन सा बुकलेट था, कौन सा नंबर था, ये जो नंबर है बुकलेट का वो ए है, एनडीए 2025 का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, तो आप लोग उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 96, द रिएक्शन दैट ऑकर्स इन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पासिंग करे जाने वाले रिएक्शन को, जो कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जा रहा है, ऑप्शन बी। तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में हम लोग देख लेते तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है, ये यही होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, हमें क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट। तो ये यहाँ पर 2 नहीं होगा, फार्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, तो आंसर हमारा ऑप्शन बी ये गलत हो गया 2 की वजह से, तो हमें रॉन्ग ही ढूंढने को बोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं, क्या बोला गया है क्वेश्चन 98 पे, जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 98 में कहना चाह रही है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज ट्रीटिंग इनडाइजेशन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एंटासिड यूज़ करते हैं हम लोग इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा आंसर ऑप्शन डी, दैट इज एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन सीमेंट, इसमें से कौन सा सीमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से किसी के लिए हार्ड हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो इनमें से कौन सा सीमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये हमारा सी जो है वो सीमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको याद रखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला गया है, जरा देख लिया जाए क्या बोला गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कोल, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड बन रहा है इसलिए, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या बोला गया है, जरा ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या बोला गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से गलत स्टेटमेंट हमें ढूंढ के निकालना है। द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज ए फिजिकल चेंज, सही बात है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ द केमिकल फिजिकल चेंज टेक प्लेस, सही बात है। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मोलिक्यूल चेंज, नहीं, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है? मैंने आपको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपने हमारे केमिस्ट्री वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो हमारे केमिस्ट्री के सभी लेक्चर्स को एक बार जरूर विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के मोबाइल ऐप से और हमारे विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल से चेक करिए। अब आते हैं क्वेश्चन में। 102 में बोला गया है इसमें से कौन सा हाइड्रोजनस मिक्सचर नहीं है, नहीं ढूंढना है हमें। तो सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, यही तो नहीं है हाइड्रोजनस, तो होमोजेनस मिक्सचर है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड क्रिस्टल सॉल्ट है, सैंडी वाटर भी है, सल्फर एंड वाटर ये भी है। क्वेश्चन नंबर 103, विच लिस्ट 1 और 2 को हमें मैच करना है ना। लिस्ट 1 के साथ हमें क्या करना है, 1 के साथ 2 को मैच करना है। तो इधर में कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं और जब उनकी एटॉमिसिटी दी गई है। तो फॉस्फोरस की जो एटॉमिसिटी होती है वो होती है 4, तो यहाँ से मैच कर गया। नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी हमसे पूछा गया है 2 होता है, नियोन का होता है 3 और सल्फर का, सॉरी नियोन का 8, मैं 3 के साथ मैच करेगा और सल्फर का मैच कर जाएगा, सॉरी नियोन का 1 होता है तो यहाँ चला जाएगा और सल्फर चला जाएगा 3 में। तो हमारा आंसर क्या आया, ए का 1, बी नहीं, ए का 4 आया, ए का 4, बी का 1, सी का 2, 3, 4 1 2 3। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए में दिख रहा है 4 1 2 3। तो 103 का हमारा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया है द विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, विच द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन विच कंपाउंड इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें से कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करते और दूसरे को रिड्यूस करते। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो नाइट्रोजन का 0 हो जा रहा है और यहाँ पर वो था पहले -2 में था, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन नंबर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो N2H4 एज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 104 का 104 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज N2H4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, 105 नंबर 105 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज टू द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, जो कि हम रेन वाटर को प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर के रूप में कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या बोला गया है? तो चलिए इसे भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 106 में बोला गया है हमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन सा सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल है। तो बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये मैच दी कॉलम टाइप क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 107 में ये क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 107 में सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड पर H2O प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है। तो अगर आप इसे देखो, 2 मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं, 2 मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो जब भी 2 मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ए का हो गया हमारा 3, तो ए का 3 कहाँ कहाँ है हमारे पास? एक जगह पे, 2 जगह पे, ये दोनों चले गए। चलो अब बी, जो हमारा बी है वो कैल्शियम कार्बोनेट 1 का 2 बन रहा है, मतलब टूट रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है। तो बी का 4, बी का हमारा क्या हो गया? 4। तो बी का 4 एक ही जगह पे है, तो ये आंसर बन गया, ये गलत हो गया। फिर भी मैं बाकी को जरूर देख लूँगा कि सी का जो हमारा है 2 कंपाउंड एक दूसरे को रिप्लेस हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो सी का 1 और ये डी का 4 डबल डिस्प्लेसमेंट अपने आप ये हो गया। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर बन गया ऑप्शन सी। तो देखिए कैसे आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान रख के दिमाग को ठंडा रख करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो तो ये सभी क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 108 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन
एक इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें आपको हीट देनी होती है, और एक्सोथर्मिक क्या होता है, जहाँ से आपको हीट मिलती है। तो यहाँ पर आपको हीट का ऐसा कुछ दिया नहीं गया है डायरेक्टली, तो हमें यहाँ से क्या ढूंढना है, हमें यहाँ से ढूंढना है इंडोथर्मिक रिएक्शन को ढूंढना है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हमें, मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा ऑप्शन डी है, जहाँ पर लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में कार्बन डाई और ऑक्सीजन में टूट रहा है, जहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 पे चले आए हम, बस अब खत्म होने ही वाला है। बायोलॉजी में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे मैं डिस्कस जरूर करूँगा आपके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ वाटर गैस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम वाटर गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। डायमंड इज ए हार्ड ड्यू टू द एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग, सही बात है। फ्लुएंस इज कंपोज ऑफ 5 and 6 मेंबर रिंग, सही बात है। 12 5 मेंबर और 26 मेंबर रिंग होता है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 में ऑप्शन सी में क्या बोला गया, ऑप्शन सी में बोला गया है डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं बैड कंडक्टर होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेफाइट इज एज यूज एज लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं रॉन्ग ढूंढने बोला था, सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, अरेंज द फॉलोइंग जोन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टर्म और सरफेस। अच्छा, जियोग्राफी का क्वेश्चन है जो हमें दे दिया गया गलती से, और एडिटर साहब से गलती हो गई होगी, तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। अब हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ। केमिस्ट्री भी सॉल्व मैंने कर दिया, फिजिक्स भी कर दिया, अब लास्ट पोर्शन बचा है जो कि हम बायोलॉजी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ ह्यूमन नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा आर्टरी और वेन के लिए करेक्ट नहीं है। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट वाइल वेन ब्लड टुवर्ड द हार्ट, सही बात है। पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन ऑलवेज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गलत बात है, बिल्कुल रिवर्स लिख दिया है इसके बारे में। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्टरी आर थिकर होता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टरी डू नॉट हैव वल्व, ये भी सही बात है, वेन में वल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट आर कंट्रोल बाय द हाइंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन, के हाइंड ब्रेन से कंट्रोल किए जाने वाले फंक्शन के बारे में बात करी जा रही है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग को कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन, ये भी सही बात है। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या बोला गया है, iodized salt is a vital part of our diet, is essential for the synthesis of थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन 138 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन 138 में बोला गया है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन दैट आर सीक्रेटेड फ्रॉम ओवरी एंड लैक्रिमल ग्लैंड, से नहीं होता है, ओवरी से तो होता है, सीवसी से नहीं होता है, ओवरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल सही बात। हमारा 138 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139 में क्या बोला गया, क्वेश्चन 139 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल टाइप सीक्रेट लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडी, जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं हमें। तो देखिए, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जो कि हमें इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो कि WBC का एक पार्ट है। तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट तो नहीं डिटेल में बोला गया, बस लिम्फोसाइट बोला गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लिम्फोसाइट। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 140 है। इससे बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि अगर आप NDA 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में जो नंबर दिखाया, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन से तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 को देखा जाए। क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हैव ओन DNA एंड राइबोसोम। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और साथ ही साथ ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में बिल्कुल सही, एंडोरेटिकुलम नहीं होता है, न्यूक्लियोलस में नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 140 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आपके बाकी फ्रेंड्स जिन्होंने इस एग्ज़ाम को अपेयर किया था, वो भी अगर अपने आंसर मैच करना चाहते हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है तो आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। अगर थोड़ी सी दिक्कतें हुई है तो एक बार फिर से तैयारी कीजिए, और इस बार आपको सिलेक्ट होना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.